हेलो दोस्तों, मैं विनीत कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेटर बूस्टर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे और उसकी आर्थिक विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पशुपालन, फिर कृषि, उद्योग, इन सभी के बारे में चर्चा किया था। आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उस समय के वाणिज्य और व्यापार के बारे में अध्ययन करेंगे कि उस समय के लोग व्यापार किया करते थे, किस तरह से किया करते थे। ठीक है, तो लिख लीजिए आप, व्यापार व वाणिज्य कैसा था उनका। ठीक है ना, इसी को आप देखिएगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बोलते हैं। ठीक, तो देखिए कैसा था उनका। तो ये उनका जो व्यापार और वाणिज्य था बहुत ही उन्नत अवस्था में था, क्योंकि नगरीकरण सभ्यता थी, तो ये सब चीजें उनकी उन्नत अवस्था में थी। व्यापार वो आंतरिक क्षेत्र भी में किया करते थे, बाहरी क्षेत्र में भी किया करते थे, यानी अपने देश में भी किया करते थे और बाहर के देशों से भी व्यापार किया करते थे। तो इसको लिख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट कि उन्नत अवस्था में व्यापार था इनका, उन्नत अवस्था में व्यापार था, ठीक है। अगला पॉइंट, ये आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार किया करते थे, इस चीज को भी समझने की जरूरत है। आंतरिक व बाह्य व्यापार दोनों किया करते थे, बाह्य व्यापार दोनों होता था, दोनों होते हो रहे हैं। ठीक है, अब हम एक एक चीज का अध्ययन करेंगे। आंतरिक व्यापार क्या था, बाह्य व्यापार क्या था। सबसे बड़ी बात है, व्यापार होता क्या है। व्यापार होता मतलब उस चीज को बोलते हैं जिसमें हम किसी चीज को खरीदते हैं और किसी चीज को बेचते हैं। जिसके पास जो नहीं है वो दूसरे से खरीद लिया, और जो है वो दूसरों को बेच दिया, यही व्यापार है। और जैसे अभी हमारे देश में देखेंगे क्या हो रहा है, जो चीजें भारत में होती हैं वो अंदरूनी क्षेत्र से उसकी खरीदारी हो जाती है, और जो चीजें नहीं होती हैं वो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से हम आयात कर लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। ठीक, आयात और निर्यात करना। तो उस समय लोग क्या किया करते थे, इस चीज को देखिए। आंतरिक व्यापार किया करते थे सिंधु घाटी के लोग, आंतरिक व्यापार होता था इनका। ठीक है, तो आंतरिक व्यापार कैसे करते थे उस चीज को भी आप देख लीजिए। आंतरिक व्यापार करने का इनका तरीका क्या था, तो नदी मार्ग का उपयोग किया करते होंगे, नदी मार्ग का उपयोग होता होगा, उपयोग करते होंगे ये। ठीक है ना, नदी मार्ग का उपयोग करते होंगे। तो नदी मार्ग का जब उपयोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके पास नाव बनाने का तकनीक होगा, तभी तो नदी मार्ग का उपयोग करके सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये ले जा सकेंगे। तो क्या था, आपको मैं पहले ही बताया हूं कि लोथल से, एक एग्जाम्पल आपको याद आ रहा होगा, लोथल से मिट्टी का बना हुआ मिट्टी का बना हुआ मिट्टी का बना हुआ बना हुआ नाव का मॉडल मिला हुआ है। क्या मिला है, नाव का मॉडल। ठीक है, मॉडल मिला है, तो विद्वान ये मान लिए हैं कि अच्छा नाव का मॉडल मिला था, तो उन्हें नाव बनाने के बारे में आइडिया था, तभी तो नाव बनाते थे। और इसके माध्यम से वो नदी मार्ग में अपने सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां ले जाना हो वहां ले जाते थे। दूसरा किस चीज का उपयोग करते होंगे, सड़क मार्ग का उपयोग करते होंगे। किस चीज का, सड़क मार्ग का उपयोग करते होंगे, मार्ग का उपयोग। और सड़कें कैसी थी, कच्ची थी। अब ऐसा तो नहीं है कि पक्की सड़कें हर जगह बनी हो। तो सड़क मार्ग का उपयोग करेंगे तो किस चीज से करेंगे, तो फिर बैलगाड़ी का यूज किया करते होंगे। बैलगाड़ी के माध्यम से उसमें मतलब सामानों को लादे और एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले गए, इस तरह से उपयोग किया करते होंगे। तो बैलगाड़ी का यूज करते होंगे, बैलगाड़ी का यूज होता होगा इनका। तो इस तरह से अपना व्यापार किया कर रहे हैं। ठीक है ना, इस चीज को भी ध्यान रखिए। अब देखिए एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण है, व्यापार हो रहा है, जाहिर सी बात है कि ये कुछ सामानों को आयात करते होंगे और कुछ सामानों को निर्यात करते होंगे। ठीक है ना,
परंतु उस किस चीज से खरीदारी हो रही है इसके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है। तो विद्वान ये बोल रहे हैं कि उस समय क्या था कि क्वाइन कुछ नहीं मिला है। जैसे अभी मतलब कि इंडिया में क्या होता है, हम व्यापार करते हैं चाहे खरीदारी करते हैं, तो या तो हम अंदरूनी क्षेत्र में जो खरीदारी करते हैं तो उसके लिए हम रुपए पेड करते हैं दुकानदार को, और अगर हम विदेशों से खरीद रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, तो डॉलर पेमेंट करते हैं। परंतु क्या उस समय कुछ इस तरह की करेंसी थी? तो विद्वान बोलते हैं इस तरह की कोई करेंसी नहीं थी। अभी भी जितनी भी खुदाई हुई है कोई भी करेंसी का साक्ष्य नहीं मिला है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि सिक्कों का प्रचलन नहीं था। याद रखिएगा इसको, सिक्कों का यानी क्वाइन का प्रचलन नहीं था। ठीक है, तो फिर भाई खरीदारी लोग करते कैसे होंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक पद्धति का उपयोग करते थे, उस पद्धति को बोलते हैं विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली, ठीक है, विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, इसके माध्यम से ये खरीदारी करते थे, वस्तुओं का लेन देन करते थे। इसके बारे में अभी जस्ट चर्चा करूंगा, ठीक है ना। तो इस प्रणाली को यूज कर वो अपना लेन देन किया करते थे। फिर क्या था, अब ये नगरीकरण की सभ्यता है, तो जाहिर सी बात है अपने सामानों को ये कहीं पर ले जाते होंगे और दूसरे लोग भी वहां पर सामान लाते होंगे, वहीं पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता होगा। तो मान लीजिए कि एक वाणिज्य केंद्र है, वाणिज्य केंद्र बना होगा और वहां पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते होंगे अपने सामानों को लेकर के। अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग किन चीज का उत्पादन करते हैं, तो खाने पीने की वस्तुएं, अनाज, खाद्यान्न पदार्थ, इन्हीं सब चीजों का उपयोग करते हैं। तो ये क्या अनाज लेकर के आते होंगे। अब जिस उस समय जिन चीजों का अनाज का उत्पादन होता था उन सब चीजों को लेकर के आते होंगे मंडी में। तो मान लीजिए आप ये जौ लेकर के आ गए, जौ, गेहूं लेकर के आ गए मार्केट में, ठीक है, फिर तिल लेकर के आ गए, सरसों लेकर के आ गए, ये सब चीज ये लेकर के आ गए। और इधर से मान लीजिए कि शहरी क्षेत्र के लोग हैं, इनके पास क्या है, तो इनके पास क्या है, इनके पास है सूती कपड़ा, सूती कपड़ा, ठीक। और क्या है इनके पास, कृषिगत उपकरण है इनके पास, उपकरण, आभूषण का भी निर्माण होता होगा, ठीक है ना, बर्तन बनाते होंगे ये लोग, ठीक। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरी क्षेत्र में आए, इनको जो जरूरत था यहाँ से सामान ले गए, कपड़े की जरूरत हुई तो यहाँ से खरीद लिए, और इन्हें जो खाद्य पदार्थ की जरूरत पड़ी तो इनसे अनाज ले लिए। तो इस तरह से वाणिज्य केंद्र में आकर एक दूसरे से खरीदारी करते थे, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, बार्टर सिस्टम में मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक व्यक्ति ये है और ये दूसरा व्यक्ति ये है, ठीक है, और इसके पास मान लीजिए जौ है, ठीक, और इसके पास है सूती कपड़ा, सूती कपड़ा, ठीक। तो होगा क्या, ये जौ वाला व्यक्ति इससे संपर्क करेगा कि भैया हमको कुछ कपड़ा चाहिए, हमको दे दो, और ये सूती कपड़ा वाला व्यक्ति इस जौ वाले व्यक्ति से संपर्क करेगा कि हमको कुछ जौ चाहिए। आपसी लेन देन की प्रणाली, इसी को क्या बोलते हैं, विनिमय प्रणाली। क्या बोल रहे हैं इसको, विनिमय प्रणाली। इसी से खरीदारी हो रही है, बार्टर सिस्टम। ठीक है ना। देखिए किस तरह से आसान तरीके से लोग अपने वस्तुओं का आदान प्रदान करके अपना काम चला रहे हैं, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट ये है कि इनको नाप तौल के लिए बाटों का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो यहां लिख लीजिए, नाप तौल के लिए बाट का उपयोग करते थे, नाप तौल के लिए बाटों का यूज होता था, बाटों का यूज होता था। इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये हो गया इनका आंतरिक व्यापार, ठीक है ना। अब देखिए बाह्य व्यापार क्या है,
और किन किन देशों से इनके संपर्क थे, उस चीज को भी देख लेते हैं। बाह्य व्यापार कहने का मतलब अपने क्षेत्र से बाहर के लोगों से व्यापार, यानी बाहर के देशों से व्यापार किस तरह से ये करते थे, इसके बारे में जानकारी थोड़ा सा हम ले लेते हैं। क्या क्या चीजों को बेचते थे, इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो बाह्य व्यापार में देखिए, बाह्य व्यापार, ठीक, तो कहने का मतलब किन देशों से इनका व्यापार था, ये भी जानना जरूरी है। किस क्षेत्र से इनका संबंध था, तो साक्ष्य जो बताते हैं पश्चिम एशिया व मध्य एशिया से इनका व्यापार होता था, अच्छे से होता था। कुछ कंट्री का नाम लिख लीजिए जिनसे व्यापार हो रहा है, जानकारी रहेगी तो कभी परीक्षा में आएगा तो बनाने में सहूलियत होगा। देखिए, तो इनका मेसोपोटामिया से संबंध था, मेसोपोटामिया, ठीक है। ईरान से भी इनके संबंध थे, ईरान, फारस की खाड़ी के क्षेत्रों से, फारस की खाड़ी के क्षेत्रों से, खाड़ी के क्षेत्र से। फिर देखिएगा बहरीन से, बहरीन से इनके संबंध थे। फिर मिस्र से इनके संबंध थे, ठीक है। इस तरह से इन देशों से इनके व्यापारिक संबंध थे, व्यापार हो रहे थे, आयात भी करते थे, कुछ वस्तुओं का निर्यात भी करते थे। तो ये किन वस्तुओं का निर्यात करते होंगे और क्या कौन सी वस्तु मंगाते होंगे, तो जाहिर सी बात है हम देखें कि सूती कपड़ा बनाते थे, बर्तन बनाते थे, तो इन सब हाथी दांत के सामान बनाते थे, तो इन सब चीजों का ये निर्यात क्या करते होंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ये विदेशों को क्या चीज निर्यात कर रहे हैं, इसको यहीं पर लिख लेते हैं। देखिए, ये सूती वस्त्र बड़ी पैमाने पे बनाया करते थे, तो सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। फिर हाथी दांत के सामान भी निर्यात किया करते थे, हाथी दांत के सामान, ठीक है। फिर इमारती लकड़ी भी का भी निर्यात किया करते थे, इमारती लकड़ी का निर्यात, इन सब चीजों का निर्यात किया करते थे, ठीक है। ये सब चीजें चलती रहती हैं। फिर कच्चा माल के बारे में बात करते हैं कि कच्चा माल ये कहाँ से लाते थे। कच्चा माल बहुत ही जरूरी है उद्योग धंधों के लिए, इंडस्ट्री के लिए। जैसे अभी के डेट में देखिए, मान लीजिए एनटीपीसी हमारे देश की एक बहुत बड़ी विद्युत बनाने वाली कंपनी है, भारत सरकार का एक उपक्रम है। अगर वो विद्युत बनाती है तो कच्चे माल के रूप में कोयला कहीं से खरीदती है, तो सबसे पहले वो आंतरिक क्षेत्र से खरीदती है कोयला। तो आंतरिक क्षेत्र में क्या, मान लीजिए कि वो केवल मध्य प्रदेश से कोयला खरीदती है, नहीं, मध्य प्रदेश से कोयला ले ली, कुछ कोयला छत्तीसगढ़ से, कुछ कोयला मान लीजिए उड़ीसा से, कुछ कोयला पश्चिम बंगाल से, इन सभी क्षेत्रों से वो कोयला खरीद ली। और ऐसा जब यहाँ से कोयला अगर मान लीजिए उनको सही टाइम पे प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कुछ कोयला ऑस्ट्रेलिया से भी खरीदी, यानी जहां से जरूरत पड़ा वहां से कोयला वो मंगा लेते हैं, ठीक है ना। तो कच्चा माल इस तरह से मंगाया जाता है। तो देखिए, कच्चा माल कहाँ कहाँ से आता था और कौन कौन सी चीजों का ये उत्पादन करते थे, उस चीज को भी देखते हैं थोड़ा। देखिए, कच्चा माल के बारे में बात करते हैं। कच्चा माल, ठीक है, यूज कहाँ होता है, फैक्ट्री में यूज होता है कच्चा माल। अब देखिए, तो आप देखे होंगे कि मनके बनाने के कारखाने मिले, तो मनके बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स है, कच्चा माल है, वो गोमेद है, ठीक है। तो गोमेद कहां से प्राप्त कर लेते थे, सौराष्ट्र के क्षेत्र से। सौराष्ट्र अपने देश में है, पता है ना, सौराष्ट्र कहाँ है, गुजरात में है। तो उस क्षेत्र से ये लोग गोमेद प्राप्त कर लेते थे, और गोमेद का उपयोग मनके बनाने के कारखाने में यूज होता था। और मनके बनाने का कारखाना कहाँ मिला है, चनहुदड़ो और लोथल से इसके साक्ष्य मिले हैं कि वहां मनके बनाने का कारखाना था, ठीक है ना, वहां इस चीज की इंडस्ट्री डेवलप थी। मान लीजिए कि सोना का उपयोग कर रहे हैं आभूषण बनाने में, तो सोना कहाँ से ला रहे हैं, सोना ला रहे हैं कोलार के खदान से। कहाँ से, कोलार के खदान से। और ये खदान है कहाँ भाई, तो ये कर्नाटक में है, अभी भी है, इस चीज को आप देख लीजिएगा, ठीक। मान लीजिए इनको तांबा की जरूरत पड़ी, तांबा का कुछ बर्तन बना रहे हैं, कुछ औजार बना रहे हैं, तो तांबा कहाँ से लाएंगे,
तो तांबा ये राजस्थान के खेतड़ी के खदान से लाते थे। कहां से लाते थे? खेतड़ी के खदान से लाते थे। अब ये खेतड़ी कहाँ है? यहां लिख लीजिएगा, झुंझुनू, झुंझुनू, झुंझुनू जिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है, खेतड़ी के झुंझुनू जिला। ठीक है। और कुछ तांबा ये बलूचिस्तान से भी लेकर के आ जाते थे। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, सीसा इनको कहां से मिल जाता था? सीसा दक्षिण भारत से प्राप्त कर लेते थे। दक्षिण भारत से सीसा सीसा प्राप्त कर लिए। ये सब चीजें ये प्राप्त कर रहे हैं। फिर एक और है लाजवर्द मणिया। लाजवर्द मणिया ये कहां से प्राप्त करते थे? मणिया ये कश्मीर और अफगानिस्तान के क्षेत्रों से प्राप्त कर लेते। कश्मीर व अफगानिस्तान के क्षेत्रों से मिल जाता था। फिर एक चांदी के बारे में देख लीजिए कि चांदी कहां से प्राप्त कर लेते थे। तो ये भी अफगानिस्तान के क्षेत्रों से थोड़ी मात्रा में चांदी का आयात कर लेते थे। इस तरह से कच्चा माल मंगा लेते थे, अपने इंडस्ट्री को बूस्टअप देते थे। ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जब ये विदेशों से व्यापार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनके पास अच्छी बंदरगाह होगी, तभी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर पाएंगे। जैसे वर्तमान संदर्भ में अगर हम देखें तो हमारे पास बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हैं। जैसे गुजरात में कांडला बंदरगाह, फिर मुंबई का बंदरगाह, चेन्नई का बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, मंगलोर बंदरगाह, ये अभी वर्तमान समय में हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह हैं। तो ठीक उसी तरह उस समय भी उनके पास कुछ अच्छे बंदरगाह रहे होंगे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए इनके बंदरगाही नगर। बंदरगाही नगर कौन कौन से थे उस चीज को देख लीजिए। ठीक है, पहला जो नगर था ये लोथल था। ठीक है, और दूसरा जो नगर था वो सुतका गेंडोर था। मतलब इंपॉर्टेंट बंदरगाह के बारे में बता दे रहा, सुतका गेंडोर। ठीक, अब देखिएगा लोथल और सुतका गेंडोर बंदरगाही नगर थे। लोथल के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि लोथल से क्या मिला है? गोदीवाड़ा मिला है, यानी बंदरगाह होने का प्रमाण मिला हुआ है। तो ठीक मतलब कि यहाँ बड़े बड़े जहाज आते होंगे और बड़े बड़े जहाज जाते होंगे, यानी यहाँ से वस्तुओं का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता होगा। ठीक है, तो ये दोनों नगर को याद रखिएगा। कभी पूछ सकता है इसके बंदरगाही नगर के बारे में, तो आप दोनों को याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ देखते हैं कि मिस्र से इनके व्यापार होते थे। मैंने लिखा है था मिस्र के साथ इनके व्यापार होते थे। तो कभी कभी बोल देगा कि साक्ष्य क्या है। तो क्या हुआ कि लोथल की जब खुदाई हुई तो एक ममी का मॉडल मिला हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। तो इससे विद्वान लोग लिंक किए कि हाँ मिस्र से इनके व्यापारिक संबंध रहे होंगे। कुछ साक्ष्य मिलेगा तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे ना। तो ममी का मॉडल, क्योंकि ममी बनाने की जो कल्चर है, जो रिवाज है, वो मिस्र में डेवलप हुई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक वर्ड यूज बहुत होता था, मेलुहा। इस मेलुहा था क्या? तो क्या सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुहा है? इस चीज को याद रखिएगा। सिंधु क्षेत्र के प्राचीन नाम मेलुहा है। मेलुहा है। ठीक है, मैसोपोटामिया के लोग ज्यादा यूज किया करते थे। ये मेलुहा वर्ड जो था मैसोपोटामिया के लोग ज्यादा यूज किया करते थे। तो ये इनका व्यापार था, काफी मतलब कि उन्नत अवस्था में व्यापार था। सभी व्यापार में दक्ष थे। नगरीकरण सभ्यता है। सोचिए हम हजारों साल पीछे की सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं और उन्होंने इतना अच्छा से सब चीज ऑर्गेनाइज रूप से डेवलप करके रखा हुआ था। ठीक, अब हम इसके अगली विशेषता के बारे में पढ़ते हैं, लिपि के बारे में कि लिपि कैसे थी, किस तरह से वे लिखते थे। इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कुछ भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, क्या है नहीं है। चलिए लिपि के बारे में देखते हैं। लिपि, स्क्रिप्ट। ठीक, तो देखिए लिपि मतलब कि पूरी तरह से मतलब कि खोजबीन हुआ, खुदाई हुआ। तो क्या हुआ
400 से 500 तक अक्षर प्राप्त हो रहे हैं। मतलब कि अल्फाबेट, जैसे एबीसीडी में कैसे अल्फाबेट मिलते हैं, उसी तरह 400 से 500 तक अक्षर मिले हैं। ठीक है, पढ़ा नहीं जा सका है, इस चीज को भी याद रखिएगा। पढ़ा नहीं जा सका है, नहीं जा सका है। ठीक है, विद्वान प्रयास कर रहे हैं पर पढ़े नहीं है। अगला पॉइंट आप देखिएगा कि ये जो लिपि जो लिखी हुई है किस शैली में, किस तरह से, तो बोला जाता है चित्रात्मक रूप में है। चित्रात्मक, जिसको भाव चित्रात्मक भी बोल सकते हैं, भाव चित्रात्मक रूप में है। इसी को आप क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ के रूप में है। ठीक, ध्यान रखिएगा, कभी इंग्लिश का वर्ड आपको दे सकता है कि पिक्टोग्राफ क्या है, तो जो लिपि लिखी हुई है उसी को पिक्टोग्राफ बोलते हैं। ठीक है ना। और ये जो लिपि मिली है ना, तो इसमें देखा गया है कि अध्ययन करने से पता चलता है कि जो यू अक्षर का आकार था ना, वो सबसे ज्यादा बार प्रयोग हुआ है। यानी यू अक्षर का प्रयोग सबसे ज्यादा बार हुआ, यू अक्षर का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है, प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक, साथ ही साथ ये जो लिपि थे वो जीव जंतुओं पे आधारित थे, तो जीव जंतुओं के बारे में भी उससे कुछ जानकारी हमें मिलती है। तो किस जीव के बारे में ज्यादा मतलब कि लिपि में उल्लेख टाइप का मिलता है कि अच्छा इसके बारे में ये कहना चाह रहा है, तो जो मछली है ना, तो जीवों में सबसे ज्यादा, जीवों में सबसे ज्यादा मछली, सबसे ज्यादा मछली का उल्लेख मिलता है, मछली का उल्लेख दिखाई पड़ता है। ठीक, मछली का उल्लेख है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और एक बात और है कि ये जो लिपि है कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो ये जो जितनी भी लिपियां जो आपको दिखाई दे रही है प्राप्त हो रही है, वो मनके और मृदभांड पर मिले हैं, मनके व मृदभांड पर मिले हुए, मृदभांड पर प्राप्त हुए हैं। ठीक, मृदभांड बोले तो बर्तन। ठीक है, अब देखते हैं एक इसकी एक और विशेषता क्या है कि ये जो लिपि थी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती है। जैसे मेरा दायां हाथ है और ये मेरा बायां हाथ है, तो इस तरफ से शुरू करके इस तरफ जाना है, और जब खत्म हो जाएगा तो फिर इस तरफ से शुरू होकर के इस तरफ जाना है, उसी को बोलते हैं। मान लीजिए कि एक, मान लीजिए आपको एक कागज दिखा दिया जाए और इधर दायां लिख दिया जाए, ठीक, और इधर बायां लिख दिया जाए। ओके, तो इधर से शुरू किए ऐसे गए, फिर इधर जब समाप्त हुआ तो फिर ऐसे गए, यानी ऐसे जाकर के इस तरह से बायां, दायां से बायां और फिर बायां से दायां, इस तरह के लिखावट को बोला जाता था। ठीक है, इस तरह से लिपि लिखी जाती थी। तो ये जो लिखने की शैली जो है ना, इस शैली का एक नाम है, इसको बोलते हैं गोमुद्रिका शैली, गोमुद्रिका। ठीक, गोमुद्रिका नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं बुस्टोफेडेन, बुस्टोफेडेन शैली। इस चीज को भी याद रखिएगा। मान लीजिए गोमुद्रिका ना देगा, बुस्टोफेडेन दे देगा तो मार लीजिएगा टिक, इसलिए मैं लिखा दे रहा हूं। ठीक है ना। तो इन सब चीजों को आप ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, पढ़िए अच्छे से। हम अभी विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने किन किन विशेषताओं की चर्चा कर ली। राजनीतिक संगठन कैसा था, आर्थिक विशेषताओं के बारे में पढ़ा, लिपि कैसी थी इसके बारे में अध्ययन किया। अब आगे हम अगले क्लास में इसके आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। और आप हमें कमेंट करते रहिए हमारे कमेंट बॉक्स पे कि आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें ऊर्जा मिलेगी कि हाँ और हमें क्या क्या करना चाहिए अपने वीडियोस में। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को सेंड कीजिए। ठीक है, आज के लिए यहीं रहने देते हैं। धन्यवाद।